हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महेश आनंद एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले हमारे पास नेचुरल नंबर हुआ करते थे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इफ A and B are two natural numbers where A is greater than B, then this type of equation like x plus A is equal to B is not solvable in natural number। इस प्रकार के इक्वेशन को हम लोग नेचुरल नंबर की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए a ऑलरेडी b से ग्रेटर है। अगर आप a में कुछ नेचुरल नंबर ऐड करते हो तो वो b से ग्रेटर ही रहेगा, b के इक्वल तो होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, राइट। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड बोथ आर नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली एक इक्वेशन को फ्रेम कर लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अब क्या हम x के जगह पर कोई नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो x की जगह पर हम ऐसी कौन सी नंबर पुट करें जो ये सेटिस्फाइड हो जाए? अगर हम x की जगह -2 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता नजर आ रहा है। तो अब हमें ज़रूरत पड़ी कि नेचुरल नंबर के सेट को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए और उस एक्सटेंडेड फॉर्म को हम कहने लगे सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि ये -2 नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो उस नेचुरल नंबर के सेट को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और हमें मिल गया सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज 0, 1, 2, 3 on the right side and -1, -2. In this way we go on the left side. अब हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स मौजूद है। चलिए एक और इक्वेशन ले लेते हैं, 5x इज इक्वल टू 3। अब क्या आप x की जगह कोई इंटीजर सोच सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे? क्या x की जगह हम कोई इंटीजर को सब्स्टिट्यूट कर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम x की जगह 3/5 पुट कर दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। सी 5 गेट रिड्यूस्ड बाय 5 एंड LHS बिकम्स इक्वल्स टू RHS। पर क्या ये 3/5 इंटीजर है? बिल्कुल भी नहीं। 3/5 इज नॉट द इंटीजर। तो अब हमें जरूरत पड़ी कि हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर्स था उसे थोड़ा और एक्सटेंड करने का, और अब हमें मिल गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट। आप सब जानते हो कि रैशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है। प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P इज इंटीजर, Q इज ऑल्सो इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए एक और इक्वेशन लेते हैं, x² इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर मौजूद है। क्या हम x की जगह पर कोई रैशनल नंबर पुट करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। पर x की जगह यदि हम √2 पुट कर दें तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। पर ये जो √2 है ये रैशनल नंबर तो नहीं है। तो ये क्या है? ये है इरैशनल नंबर। तो हमें मिल चुका है सेट ऑफ इरैशनल नंबर, राइट। ये जो रैशनल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर का सेट है और इरैशनल नंबर का सेट है, ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स,
real numbers. The rational number and irrational number together, they are known as real numbers, right? Okay. चलिए हमारे पास एक और इक्वेशन आता है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस प्रकार के इक्वेशन को तो रियल नंबर्स भी सॉल्व नहीं कर सकते। क्या हम x की जगह में रैशनल नंबर पुट करके, इरैशनल नंबर पुट करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। चलिए थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1। अब x की जगह पर क्या हम कोई रियल नंबर पुट करके नेगेटिव ऑफ 1 ला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। पर यह पॉसिबल कब है? जब हम x की जगह पे अंडर रूट -1 पुट कर दें। अंडर रूट -1 पुट करने के बाद उसका स्क्वायर करने के बाद हमें मिल जाता है -1, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। पर क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर हमें एक नेगेटिव नंबर प्राप्त हो तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, यहां पे वो नंबर क्या है? x है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो जाए तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इसी प्रकार से अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -5, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इमेजिनरी नंबर के, राइट? अब अंडर रूट -1 को हम एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं आयोटा। उनका सिंबल ये है आयोटा, इसे हम कहते हैं आयोटा। अंडर रूट -1 इज डिनोटेड बाय आयोटा, राइट? अब इस सिंबल को फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड करने वाले जो मैथमेटिशियन थे वो थे द ग्रेट आइलर। आयोटा को इंट्रोड्यूस करने वाले जो मैथमेटिशियन थे वो थे आइलर। ओके। अब हम जान चुके हैं कि अंडर रूट -1 इज डिनोटेड बाय आयोटा। अंडर रूट -1 इज डिनोटेड बाय आयोटा। यहां से अब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है? आयोटा स्क्वायर। यानी कि आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? -1। चलिए डिस्कस कर लेते हैं पावर्स ऑफ आयोटा को। पावर्स ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा टू द पावर 0 को हम 1 लिखेंगे। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। आयोटा टू द पावर 1 को हम आयोटा लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिखेंगे। आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट इज this iota square is -1 into iota, and on multiplying we get minus iota. So iota cube को हम क्या लिखेंगे? माइनस iota। ठीक उसी प्रकार iota to the power 4 को हम क्या लिखेंगे? iota square into iota square. Iota square is -1 into -1 and that becomes +1. So हमारे पास आयोटा टू द पावर 0 1 आ गया। आयोटा टू द पावर 1 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 4 इज 1। अगर हमें आयोटा टू द पावर n के वैल्यू को कंप्यूट करना है जहां पे n इज ग्रेटर देन 4 हो, तो हम क्या करेंगे? इस n को हम 4 से डिवाइड करेंगे। n डिवाइडेड बाय 4।
डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर ऑब्टेन करना है। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है, राइट। तो मान लीजिए n को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 इज द डिवाइजर, और m हमारा क्या है, कोशेंट है, और यहां पे r क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। यस, n when divided by 4 we get the quotient m and remainder r। तो हम n को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे अगर आप 18 को 5 से डिवाइड करें तो आपको क्या कोशेंट मिलेगा, कोशेंट विल बी 3, राइट, एंड रिमाइंडर विल बी 3। ओके, तो आप इसी को कैसे लिख सकते हैं, 18 इज इक्वल टू 5 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ठीक इसी प्रकार हमने n को 4 से डिवाइड दिया, n को 4 से डिवाइड देने के बाद हमें m कोशेंट के रूप में मिला, r रिमाइंडर के रूप में मिला, राइट। तो हम n इज इक्वल टू 4m प्लस r लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये जो r है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, r विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4, जो कि हम 4 से डिवाइड दे रहे हैं, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, 0 से ग्रेटर होगा, पर 4 तक नहीं पहुंचेगा, 4 से कम ही रहेगा, राइट। सो रिमाइंडर्स वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4, राइट। अब आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 4m प्लस r, राइट। आयोटा टू द पावर 4m इंटू आयोटा टू द पावर r, यहां हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई कर दिया। यहां देख रहे हैं कि पावर ऐड हुआ है, तो हम इस प्रकार से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके दोनों को अलग कर सकते हैं, राइट। आयोटा टू द पावर 4 एंड होल टू द पावर m, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटू आयोटा टू द पावर r, राइट। अब हम जानते हैं कि आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है, आयोटा टू द पावर 4 इज 1 टू द पावर m इंटू आयोटा टू द पावर r। 1 to the power anything will be 1 and that gives us iota to the power r। यदि हमें iota to the power n के फॉर्म को कंप्यूट करना है, सॉल्व करना है, तो हमें इस n को 4 से डिवाइड देना पड़ेगा और हमें रिमाइंडर को ऑब्टेन करना पड़ेगा, और उस रिमाइंडर की मदद से हम इस फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास है आयोटा टू द पावर 17, तो हम इस 17 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को ऑब्टेन करेंगे। तो 17 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आता है 1, एंड आयोटा टू द पावर 1 इज व्हाट, आयोटा। तो यानी कि आयोटा टू द पावर 17 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आयोटा होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयोटा टू द पावर 22। अब इस 22 को डिवाइड करने के बाद, किससे डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, -1। तो आयोटा टू द पावर 22 इज -1। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयोटा टू द पावर 37, राइट। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9s 36, यानी कि रिमाइंडर हो जा रहा है आयोटा टू द पावर 1, और आयोटा टू द पावर 1 रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो आयोटा टू द पावर 1 क्या होगा, आयोटा। तो
हमारे पास आ गया आयोटा टू द पावर 37 इज इक्वल टू आयोटा। इस प्रकार से हम आयोटा के पावर n को कंप्यूट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में थोड़ा और कॉन्सेप्ट जानेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।